कर दी वो कैलिब्रेशन वगैरह होगी, देखते हैं चल रहा है कैसे। ठीक है आसपास, चलो करें स्टार्ट। कहानी पहुंच गई थी अपनी लास्ट में। मैंने स्टार्टिंग से आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। लास्ट में चल रही थी इरिगेशन की एफिशिएंसीज। एफिशिएंसी में मैंने आपको बता दिया था भी जितना हम पानी सप्लाई करते हैं बीच में लॉसेज हो जाते हैं और आउटपुट कम पहुंचता है, तो एफिशिएंसी उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब एफिशिएंसी में सबसे पहले एफिशिएंसी मैंने बताई थी, एफिशिएंसी ड्यू टू द वाटर कन्वेंस बताई थी। वाटर कन्वेंस में मैंने आपको बता दिया था जितना भी आउटपुट वॉल्यूम जाएगा डिवाइड बाय में इनपुट वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, ये कन्वेंस लॉस आ जाएगा। उसके बाद बताया था एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन रिलेटेड था मेरा, दिस इज रिलेटेड फ्रॉम द रन ऑफ लॉस। रन ऑफ लॉस था, उसमें मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था। डायग्राम हो गया था, उसका डायग्राम बनवाया था मैंने आपको। उसमें जब रन ऑफ लॉस आ गया था और पानी की सप्लाई हो रही थी, याद है, उसका मैंने उसका फॉर्मूला लिखवाया था आपको, जो वॉल्यूम रूट जोन में जाएगा टू दी कितना पानी जो अपना फ्लो हो रहा है वहां से पानी, ठीक है। तो वो सारी कहानी आपको लिखवा दी थी। अच्छा इतना ही लिखवाया था क्या रन ऑफ लॉस तक? चलो एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज, थर्ड एफिशिएंसी लिख लो। लिखवाया था, ठीक है, नहीं तो लिख लो, ऐड कर लो। एफिशिएंसी ड्यू टू वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज लिखो इसमें। इट इज द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड, इट इज द रेशियो ऑफ वाटर, it is the ratio of water stored in the root zone during irrigation, in the root zone during, in the root zone, it is the ratio of water stored in the root zone during irrigation to the, during irrigation to the water requirement in root zone, water requirement in root zone, water requirement in the irrigation to the water requirement in the root zone prior to the irrigation, prior to the irrigation, prior to the irrigation, prior to the irrigation। ठीक है, इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस इज वाटर स्टोरेज, इट इज वॉल्यूम ऑफ रूट जोन आर जेड डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ आर जेड गुना में 100, तो ये एफिशिएंसी बन जाएगी इसकी। आर टी लिख लो, टी लिख लो, आर टी। अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ आर टी लिखो। क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन root zone, quantity of water required in the root zone before irrigation, before irrigation। ये रिप्रेजेंट किसको करती है, इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ, नोट डाल लो इसके नीचे, इट रिप्रेजेंट द extent of choking of voids, extent of choking of voids, extent of choking of voids in root zone, in root zone, ये लिख लो।
अब देखो इसने क्या बताया, इसने कहा, एक अच्छी लैंग्वेज में बताता हूँ, जैसे इरिगेशन करने से पहले कितना पानी इसको चाहिए था बट यूज़ कितना कर पाया, ये मतलब है इसका, मतलब जितना उसने यूज़ किया टू दी इरिगेशन करने से पहले कितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो उसको बोल देते हैं, हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ड्यू टू द वाटर स्टोरेज। अब समझो इसको, इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन के टाइम में जितना वाटर स्टोर हुआ टू दी वाटर रिक्वायर्ड इन द रूट जोन प्रायर टू द इरिगेशन से पहले कितना वाटर की स्टोरेज रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो स्टार्ट करो, चाहिए था मुझे 1000 मीटर क्यूब, अप्लाई किया अपने 1000 मीटर क्यूब, अप्लाई कर दिया, अच्छा पहुंचा कितना, पहुंचा अपना 800 मीटर क्यूब, लॉस हो गया ना 200 तो, अच्छा 800 मीटर क्यूब पहुंच गया। अब स्टोर कितना किया, पौधे तो कितना लेंगे वो तो उसके ऊपर है ना, उसमें तो लॉस होगा, 600 मीटर क्यूब। रिक्वायरमेंट कितने की थी, 700 मीटर क्यूब। तो अल्टीमेटली ये सब कहानी चल रही है, समझे बात को, जो रिक्वायरमेंट थी वो कितनी थी और पहुंचा कितना, ये सारी कहानी है। तो अल्टीमेटली अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई इरिगेशन करने से पहले कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट थी, अब इरिगेशन करने के बाद अब कितना उसको पानी मिला और पहले कितनी रिक्वायरमेंट थी, ये सारी कहानी। एक्स्ट्रा ही होगा, तो नीचे वाली एक्स्ट्रा ही होगी, हमेशा कम आएगी, बस यही है भाई। हाँ पहुँचा इतना, समझे बात को। तो अल्टीमेटली जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी डिवाइड बाय में कितनी इरिगेशन करने से पहले कितनी रिक्वायरमेंट थी, तो उसको बोल देते हैं, दोनों की रेशियो क्या होती है, दोनों की रेशियो होती है वाटर स्टोरेज। अभी क्वेश्चन कराऊंगा उससे और ज़्यादा समझ आ जाएगा अभी उसमें कैसे इस पार्ट को लिया। कौन सा, हाँ इसका रिक्वायरमेंट में आएगा 700 हाँ रिक्वायर, पहुंचा 600 है, पहुंचा तो 600 है, रिक्वायरमेंट 700 की थी। हाँ समझे बात को, जैसे 1000 अप्लाई कर दिया, रास्ते में लॉस हुआ, कितना पहुंचा, 800 पहुंच गया, 800 के बाद पौधों ने कितना लिया, 600 ले लिया, रिक्वायरमेंट थी कितनी इरिगेशन से पहले, अब 100 की कमी रहेगी, तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी इसकी कम होगी, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी है, समझ गए बात। चलो नेक्स्ट, कितनी हो गई, 3 हो गई, चौथी। अच्छा ये कम क्यों हुआ, अच्छा लास्ट लाइन बताई ना मैंने, इट रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ चोकिंग ऑफ वर्ड्स इन द रूट जोन, कि ये कम क्यों हो गया, चोक हो गए थे, वर्ड चोक हो गए थे ड्यू टू द चोकिंग ऑफ वर्ड्स, तभी उनको पानी मिल नहीं पाया जितना चाहिए था। अब 700 चाहिए था, मिला कितना, 600 मिल गया। तो ये सारी कहानी है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ इज एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, अब ये क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज मतलब कितना पानी यूज किया क्रॉप ने इफेक्टिवली कितना क्रॉप ने पानी यूज किया, उसको बोलते हैं, क्या बोल देंगे इसको, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, उसमें लीचिंग भी क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है, लीचिंग इंक्लूड हो जाएगी। देखो इसमें इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of water beneficially used by the crop, water beneficially used by the crops, water beneficially used by the crop for its growth, including leaching, water requirement to the quantity of water, including leaching तो बहुत है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी टू दी यूज़, कितना पानी उसने यूज़ किया, टू दी फ्लो, कितना पानी आया, ये सारी का, कितना पानी उसने यूज़ किया, कितना आया। वी यू इज वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज बाय द क्रॉप
यूज कर बाय द क्रॉप बेनिफिशियली। हो गया। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, फिफ्थ एफिशिएंसी इज efficiency due to water distribution, efficiency due to water distribution। चलो लिखो इसके बारे में। द एफिशिएंसी, दिस एफिशिएंसी, दिस efficiency represent the extent, represent the extent to which this efficiency represent the extent to which the water has been distributed, to which the water has been distributed or penetrated to uniform depth, penetrated to uniform depth, penetrated to uniform depth throughout the field, throughout the field। अभी समझाऊंगा आपको इसके भी। थ्रू आउट द फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज 1 माइनस में डी बाई डी इंटू में 100 छोटा डी क्या है? छोटा डी इज पहले बड़ा डी लिख लो, मीन ऑफ एवरेज डेप्थ। बड़ा डी इज मीन ऑफ एवरेज डेप्थ, मीन ऑफ एवरेज डेप्थ, मीन ऑफ एवरेज या मीन ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड ड्यूरिंग द इरिगेशन, स्टोर्ड ड्यूरिंग इरिगेशन, छोटा डी। स्मॉल डी क्या है? एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ mean deviation, average of absolute value of mean deviation of depth of storage, average of absolute value of mean deviation of depth of storage from mean। अब इसका मतलब समझना। अब एग्जांपल लेके बताऊंगा, फिर पढ़ना इसको, ठीक है? अभी एग्जांपल लूंगा अभी साथ में। चलो एग्जांपल देखो इसका। एग्जांपल से समझना, सब समझ आ जाएगा। एग्जांपल, हेड पे पानी था मेरा, सेंटीमीटर्स में ले रहा हूँ, एज अ डेल्टा बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे था मेरा 2.0, यहाँ पे आया, जैसे जैसे जाते जाएंगे कम होते जाएगा पानी, क्योंकि लॉसेस बढ़ते जाएंगे। तो इसका पहले अब हो गया 1.9, अब हो गया 1.8, अब हो गया 1.7, अब हो गया 1.6, अब हो गया 1.5। यहाँ पे पानी कितना मिला? 1.2 लगा लो, ये लगा लो, ठीक है? क्योंकि पानी की जो जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा, क्या लॉसेस बढ़ते जाएंगे और ये कम होती जाएगी। अच्छा, इसके अंदर वैल्यू जो है, सबसे पहले डी की वैल्यू कितनी होगी? डी इज मिनिमम मीन डेप्थ कितनी होगी? 2.0 प्लस 1.9 प्लस 1.8 प्लस 1.7 प्लस 1.6 1.5 प्लस 1.2 डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज होगी? 1 2 3 4 5 6 7 से भाग कर दो, वैल्यू निकल जाएगी। निकालो रट से, कैसे निकालो? This is the head of the water and this is the tail, head and tail।
1.67, ये 1.67, ये क्या आ गई, ये डी की वैल्यू आ गई। समझ आ गई डी की वैल्यू। अब डी क्या होती है, अब छोटा डी पे आ जाओ। छोटा डी क्या कहता है, छोटा डी कहता है एवरेज लेना है आपको, बट इसमें क्या करना है, इन सब में से आपको माइनस करना है ये वाली वैल्यू। अब देखो सबके लिए माइनस कर रहा हूँ, दिस इज 2.0 माइनस में 1.67, ठीक है, प्लस 1.9 माइनस में 1.67, प्लस 1.8 माइनस में 1.67, प्लस 1.7 माइनस में 1.67, प्लस 1.6 माइनस में 1.67, प्लस 1.5 माइनस में 1.67, प्लस 1.2 माइनस में 1.67। डिवाइड कर दो कितने से, कितनी टर्म है टोटल, 7 से भाग कर दो, ये आंसर आएगा छोटे डी का। आई समझ में। माइनस का माइनस भी आएंगे, प्लस के प्लस भी आएंगे, क्या हो गया। मैंने ज़्यादा ले लिया एग्जाम्पल, क्या करूँ, थोड़े लेने चाहिए थे। चलो मैं करते जाता हूँ। 2 पॉइंट कितने वैल्यू आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, 2.0 माइनस 1.67, वैल्यू बताओ 0.33। आगे प्लस 1.9 माइनस 1.67 कितनी आएगी, 0.23, प्लस इसकी वैल्यू बताओ 1.8 माइनस 1.67, 0.13, प्लस इसकी वैल्यू बताओ 1.7 माइनस 0.03, प्लस 1.6 माइनस 1.67 माइनस का 0.07 आएगा, 0.07 आएगा ना माइनस का। अब ये माइनस है ये, उसके बाद ये 1.5 माइनस में 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, माइनस का, माइनस की वैल्यू आ जाएगी 0.17 माइनस अगेन यहाँ पे 1.2 माइनस 1.67 कितना आएगा, 1.2 0.47। अब इन सबको कैलकुलेशन कर लो, डिवाइड करके 7 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो स्मॉल डी की वैल्यू आ जाएगी। आई समझ में कैसे निकालनी है डी की, स्मॉल डी की वैल्यू। अब पढ़ो उसको। अब मैंने क्या लिखवाया है, कितनी आ रही है, हाँ, ये 0.33, 0.23, 0.13, ये वाला माइनस का 0.07, ये ऊपर है ना, ये तो ऊपर है। कैल्सी ले लो भाई, आलस हो रहा है, करके देखो तो पता क्या है, जब पढ़ते हैं ना अगली बार याद आ जाता है, अभी ऐसे किया था। 0.01 आई है, ये वैल्यू कितनी आई है, 0.001, जितनी भी वैल्यू आ गई। अब समझ आ गया। तो अल्टीमेटली छोटे डी की वैल्यू कैसे निकालनी है, बड़े डी की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये नहीं होता। तो स्मॉल डी डिवाइड बाय बड़ा डी, 1 माइनस कर दोगे वैल्यू निकल जाएगी। तो अब कहानी पढ़ो, क्या बताया मैंने कहा द एफिशिएंसी, दिस एफिशिएंसी रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच द वाटर हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। कितने एक्सटेंट में वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जहाँ जहाँ पे वो निकाल लेंगे, टू पेनिट्रेट टू यूनिफॉर्म डेप्थ थ्रू। अब क्या किया मैंने, बड़ा डी मीन निकाली, जितनी भी डेप्थ थी सबके एवरेज निकालने, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। भाई इतनी डेप्थ पे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ रहे हो बात, भाई इतनी डेप्थ तो सबकी बराबर रहेगी। नेक्स्ट स्मॉल डी क्या बताया, बोला एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन। भाई जो एवरेज वैल्यू है वो कितना डेविएट कर रही है, कितना डेविएट कर रही है किससे, मीन वैल्यू से, तो उसको बोल देंगे। उन सबका सम क्या होगा, छोटा डी आ जाएगा। तो अल्टीमेट वैल्यू निकाल लोगे 1 माइनस डी बाई डी गुना में 100। आई समझ में। तो अल्टीमेटली कैसे निकालनी है, अब इन सबको अप्लाई करेंगे। अब 5 एफिशिएंसी है, 5 को अप्लाई कर देंगे, कैसे कर रहे हैं आगे समझ में। चलो न्यूमेरिकल लिखो, उसके बाद न्यूमेरिकल लिखो। न्यूमेरिकल लिखो, अ स्ट्रीम ऑफ a stream of 150 liters per second, a stream of liters per second was diverted from a canal and 120 liters per second were delivered to the field.
were delivered to the field. An area of 1.5 hectare. An area of 1.5 hectare was irrigated in 8 hours. सारी वैल्यूज मार्क कर रहा हूँ ताकि दिख जाए, ठीक है, और तो नहीं है. दिस इज 150 लीटर्स पर सेकंड, ठीक है. इन 8 hours the effective depth of root zone is 1.7 meter. The runoff loss in the field. The runoff loss in the field was 400 cubic meter. 400 cubic meter. थोड़ा सा ना कैलिब्रेशन में दिक्कत है आज. 400 cubic meter. 400 cubic meter. 400 cubic meter. The depth of water penetration. The depth of penetration of water. The depth of penetration of water varied from 1.7 meter at the head. 1.7 meter at the head to the 1 meter at the tail. Available moisture holding capacity. Available moisture holding capacity of soil is 20 centimeter per meter length. Per meter depth of the soil. Per meter depth of the soil. It is required to find all the irrigation efficiencies. Assuming irrigation was stated at a started at a moisture extraction. Moisture extraction level of 40%. Of available moisture. इसमें सेकंड पार्ट दे रखा है. लीचिंग रिक्वायरमेंट इज 200 मीटर क्यूब. चलो ये सवाल दे दिया. कन्वेंशनल सवाल है, सारे कुछ अप्लाई हो जाएगा इसमें. अब बार बार अलग अलग क्वेश्चन करवाने की जरूरत है नहीं मेरे को. अलग आप अपना लगा लो. तो 1 मीटर एट द टेल, 1.7 मीटर. द अवेलेबल मॉइस्चर capacity 20 centimeter per meter of the it is required to efficiency. Assume that the irrigation was stated at the moisture extraction level of कितना है 40% and this is the value. ये सारी वैल्यूज दे रखी है. वहाँ कर लो इसको, ठीक है. करो क्वेश्चन. इसमें दे रखा है लीचिंग रिक्वायरमेंट पार्ट दे रखा है इसका.
करो फटाफट से। सबसे पहले पहली लाइन पढ़ो। देखो सारे कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएंगे, सारी एफिशिएंसीज जो भी दिक्कत आ रही है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। देखो सबसे पहले बोला इसने, अ स्ट्रीम ऑफ 150 लीटर्स पर सेकेंड वाज डाइवर्टेड फ्रॉम अ कैनाल एंड 120 लीटर्स पर सेकेंड वाज डिलीवर्ड टू द फील्ड। फील्ड में कितना पहुंचा, आया कितना था 150। तो इसका मतलब कन्वेंस निकाल सकते हैं। पहली लॉस हो गया तो एफिशिएंसी ड्यू टू कन्वेंस क्या होगी, दिस इज पहुंचा। पहुंचा किससे लिया था मैंने, किसे डिनोट किया था उसको, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे तो है नहीं यहाँ पे, तो कल करवाया था ना। वी एफ डिवाइड बाई वी आई, वी एफ डिवाइड बाई में वी आई, मतलब एंट्रेंस और फील्ड में कितना पहुंचा। वी एफ इज वॉल्यूम ड्यू टू द फील्ड गुना में 100। पहुंचा कितना है 120 डिवाइड बाय 150 गुना में 100। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, कितनी एफिशिएंसी आ रही है। 120 है ना, 120 पहुंचा है ना, 120 तो है। कितना एफिशिएंसी आ रही है, 80% एफिशिएंसी आ गई। सेकंड पार्ट, सेकंड एफिशिएंसी कौन सी है, एफिशिएंसी ड्यू टू, यार डिनोशन भी मुझे याद नहीं है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। सेकंड एफिशिएंसी किससे ली थी मैंने, वाटर एप्लीकेशन, मतलब ए आएगा, ए आ जाएगा, एप्लीकेशन से ए आ जाएगा। तो एप्लीकेशन निकालनी है, क्या क्या फॉर्मूला था उसका, वी आर जेड डिवाइड बाय में वी आई, जो एंटर हुआ था पानी, है ना, जो एंटर हुआ था। वी आई लिखवाया मैंने पहले, नहीं यार, चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसके लिए मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है रन ऑफ की, देखो चेक करो। या आपको दे रखी है वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। अब रन ऑफ लॉस कितने दे रखे हैं, चेक करो। व्हाट इज रन ऑफ लॉस, आपको याद है मैंने कहानी बताई थी, मैंने कहा रन ऑफ लॉस कैसे निकालना है। अरे रन ऑफ लॉस क्या करते हैं, माइनस करना पड़ेगा आपको निकालने के लिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोरेज के क्या वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोरेज कितनी वैल्यू आएगी, कितने घंटे तक पानी चला है। अच्छा ये बताओ मुझे, अब रूट जोन को पानी चाहिए, रूट जोन को आपको चाहिए, रूट जोन को पानी चाहिए। अच्छा रूट जोन टू दी टोटल पानी, अच्छा कितना पानी सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 120 लीटर पर सेकंड कर रहे हैं। अरे पानी जो फील्ड तक पहुंचेगा 120 लीटर पर सेकंड पहुंचेगा, एक सेकंड में 120 लीटर, एक सेकंड में 120 लीटर। उसके बाद उसका एरिया कितना है, 1.5 हेक्टेयर है, जिसको इरिगेट करा कितनी देर तक, 8 घंटे तक। ऐसे निकालेंगे इसका। तो इस कहानी में कैसे निकालते हैं, तो दिस इज एप्लीकेशन फॉर्मूला वी आर जेड डिवाइड बाय में जो भी पहुंचेगा अभी वो बता देता हूँ, इनटू में 100। अब इसकी कहानी कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब आपको याद है जब वाटर एप्लीकेशन की बात आई थी तब रन ऑफ लॉस की भी कहानी बताई थी, आपको याद है। रन ऑफ लॉस माइनस किए थे मैंने, जो ऊपर से जो पानी सप्लाई हो रहा था वी एफ माइनस में रन ऑफ लॉस, याद है, भूल गए क्या, याद है। चलो अब ये मेरे को ये बताओ मुझे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई इन द फील्ड, फील्ड में कितना पानी सप्लाई होगा, फील्ड में कितना पानी जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, 120 लीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 120 लीटर, कितने घंटे तक काम किया, 8 घंटे तक, गुना में 60 मिनट, इनटू में 60 सेकंड। सोल्व करो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल पानी सप्लाई आ जाएगा फील्ड में। चौंतीस सौ छप्पन। अब ये 3456 फील्ड में अप्लाई किया, ठीक है, 3456 000 मीटर क्यूब में कर लो ना इसको, ये मीटर क्यूब में आया ना, इंटू में 10 के बाद -3 आ जाएगा, हैं लीटर था ना ये, मीटर क्यूब में करें 3456 मीटर क्यूब आ गया। अब फील्ड में इतना पानी दिया, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, याद है, बढ़िया सा ऐसा करके डायग्राम बनाया था। मैंने कहा यहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है, याद है क्या, मैंने कहा यहाँ से जो रन ऑफ लॉस होगा वो माइनस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि फील्ड में कितना पानी जाएगा, जो रन ऑफ लॉस माइनस करके जितना पानी अंदर जाएगा, याद है क्या। यहाँ पे मैंने पौधे बना के दिखाए थे कल वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे रूट जोन बनाया था, ऐसा कुछ बनाया था। अब जो रूट जोन में पानी कितना जाएगा, जितना रन ऑफ लॉस में से माइनस कर देंगे, तो रन ऑफ लॉस में से माइनस करो। अब रन ऑफ लॉस कितना दे रखा है, चेक करो, रन ऑफ लॉस कितना दे रखा है, 3456 माइनस में रन ऑफ लॉस,
अब रूट जोन को पानी मिल जाएगा कितना, 400 दे रखा है, तो 3456 माइनस में 400, वैल्यू कितनी आ गई, 3056 मीटर क्यूब ही रूट जोन को पानी मिलेगा। तो रूट जोन की वैल्यू कितनी आ गई, 3056। अप्लाई फील्ड में कितना किया, 3456 गुना में 100, वैल्यू निकालो, वैल्यू आ जाएगी। सबकी इन्फॉर्मेशन गिवन है अलग, समझ रहे हो ना बात। कितनी आ रही है, 88.42% आ गया। अभी पूरे क्वेश्चन को रिलेट कर लेना अपनी, समझ आ गई ना। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या होगा, एफिशिएंसी ड्यू टू, थर्ड एफिशिएंसी बोलो, आज ही बताइए। वाटर स्टोरेज, इस एस से डिनोट किया था, इसका फॉर्मूला शायद लिखवाया था मैंने, रूट जोन को जितना मिला टू दी VRRT गुना में 100, याद है क्या। अब VRZ तो है पड़ा अपने पास, VRZ रूट जोन में कितना सप्लाई हुआ, 3056 ही हुआ है, ये वैल्यू निकालनी है अपने को इंटू 100। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्फॉर्मेशन देखो इसमें क्या दे रखी है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी दे रखी है इसके अंदर। अब याद करो, मैंने आपको वाटर स्टोरेज में लिखवाया था बिफोर इरिगेशन कितना पानी सप्लाई होगा, जो क्लोग कर रहा था, याद है, बताया था क्या अभी आते ही। अच्छा, इसके अंदर ये बताओ मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, हाँ, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी दे रखी है 20 सेंटीमीटर पर मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए 20 सेंटीमीटर है मॉइस्चर होल्डिंग, जो मॉइस्चर को होल्ड करता है। अच्छा, कितने मीटर को करवानी है अपन ने, टोटल पेनिट्रेशन है कितनी, डेप्थ कितनी दे रखी है पेनिट्रेशन की, हैं 1.7, ठीक है ना। चलो अब मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, दिस इज मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर मीटर है 1 मीटर के लिए। अच्छा, मीटर कितनी है, 1.7 मीटर पेनिट्रेशन, क्योंकि डेप्थ तो पेनिट्रेशन कितनी है, इतनी, गुना करो कितनी आएगी, दिस इज 3.4 आ जाएगी सर, दूनी 34 34 आ जाएगी, ठीक है, 34 आ गई सेंटीमीटर, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी आ गई। अब बोल रहा है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी तो ये आ गई अपने पास, अब कहता है अब बिफोर वाली जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बिफोर इरिगेशन, बोला इसमें देखो एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, इसने बोला एज्यूमिंग इरिगेशन वाज स्टार्टेड एट ए मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन लेवल ऑफ 40% अवेलेबल। जब आपने इरिगेशन स्टार्ट की थी तब 40% तो अवेलेबल ही था, और कितनी इरिगेशन देनी पड़ी इसको, और कितनी देनी पड़ी, ये तो टोटल एक्सट्रैक्शन होगी, इसका मतलब 60% आपको क्या करना पड़ा, 60% निकालो इसकी, तो अल्टीमेटली निकालो 60%, कैसे निकालेंगे, 34 भाग में 0.6 कर दो तो 60% आ जाएगा। भाग में क्यों, गुना करोगे ना, 60% लेना ना, 60% गुना में 0.6, क्योंकि 40% तो अवेलेबल ही है, इतनी अप्लाई करोगे, कितनी आ गई 20.4 सेंटीमीटर। अब ये आ गई 20.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अपने को ये आ गई मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी आ गई 20.4। अच्छा, कहता एडिशनल वाटर कितना डालना पड़ा, कैसे निकालूंगा एडिशनल वाटर। अब जो एडिशनल वाटर रिक्वायर्ड था, एडिशनल वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन, किसकी वजह से जो पानी डाला, 20.4 सेंटीमीटर की वजह से, 20.4 सेंटीमीटर। कितना इसका एरिया कितना दे रखा है, टोटल हेक्टेयर एरिया दे रखा है आपको, कितने एरिया में अरे दे रखा है ना, 1.5 हेक्टेयर दे रखा है ना, 1.5 हेक्टेयर दे रखा है। अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अब इसको किससे गुना कर दूं वॉल्यूम आ जाए, जो एडिशनल वाटर निकालना है। अरे ये अपनी हाइट आ गई, इतनी डेप्थ तक पानी अप्लाई करना है, डेप्थ को किससे गुना कर दूं वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया से गुना करूंगा। एरिया की वैल्यू है कितनी, 1.5 हेक्टेयर। 1.5 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में कैसे करते हैं, इंटू में 10 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू में 4 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा। अब ये किस में सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कर लो, 10 की पावर -2 सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी। अब वॉल्यूम आ जाएगा टोटल कितना है। वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। कितने आ गई, हाँ 10 की पावर 4, ये मीटर स्क्वायर में कर लिया ना हेक्टेयर को, ये लो है 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। वो 10 की पावर -2 है, मतलब 10 की पावर -2 कर लो दोनों गुना करके,
10 की पावर 2, सॉरी 10 की पावर 2 कर लो, 3060 आ रही है। ओके, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। एफिशिएंसी ड्यू टू द क्या चल रही थी, स्टोरेज, वैल्यू पुट करो। ऊपर क्या था 3056, भाग में 3060, गुना में 100, वैल्यू बताओ एफिशिएंसी कितनी आ गई। ये तो 99 से भी ऊपर आ जाएगी। सेम क्यों आ जाएगी, 99.86% आ गया। तो मतलब लगभग कितनी है, 100% ही है एफिशिएंसी आपकी। इसमें कोई लॉस हुआ ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट रह गया, 3 होगी ना, कौन सी रह गई वो, रहेगी चौथी, कौन सी थी, चौथी थी हाँ, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। चलो, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, फोर्थ एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज किसे लिखा, यू से लिखा था, एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज यू से लिखा था। यू का फॉर्मूला नहीं यार, इफेक्टिव यूज आ गया पहले ही। अच्छा वो नहीं करवाया क्या, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी रह गया ना। चलो वाटर यूज कर लो पहले, कोई बात नहीं। वाटर यूज में कौन कौन सी वैल्यू आ गई, वाटर यूज में फॉर्मूला बोलो। दिस इज जो वाटर यूज हुआ वॉल्यूम का, जो फील्ड में अप्लाई किया, लीचिंग इंक्लूड करते हैं उसमें, प्लस में लीचिंग कर देना, ठीक है ना। लीचिंग का वॉल्यूम गुना में 100, समझ गए। अब वॉल्यूम कितना यूज हुआ, कितना वॉल्यूम यूज हुआ, 3056 यूज हुआ है फील्ड के अंदर, 3056 इंक्लूड करो लीचिंग 200, भाग में फील्ड में कितना अप्लाई किया, 3456 किया था, याद है क्या। 3456 गुना में 100, वैल्यू निकालो। 94.2% आ गया, 94.2%। चलो जितना भी आ गया। नेक्स्ट लास्ट बताओ, एफिशिएंसी ड्यू टू द यूनिफॉर्म डेप्थ, एफिशिएंसी ड्यू टू द यूनिफॉर्म डेप्थ था, हाँ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, एफिशिएंसी ड्यू टू द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किससे लिया था, एन एंड डी। चलो इसका फॉर्मूला 1 माइनस में डी बाई में डी गुना में 100, निकालो वैल्यू। अच्छा पहले डी की निकालो, बड़े डी की वैल्यू कितनी है, हेड और टेल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखो 1.7 हेड पे और टेल पे कितना है बचा 1 डिवाइड बाय में 2, वैल्यू बताओ कितनी आ गई। 1.8 डिवाइड बाय 2 1.4 आ गई। ये 2.7 डिवाइड बाय 2, 2.7 डिवाइड बाय 2 कितनी आ जाएगी, 1.35 आ जाएगी। ओके, अच्छा ये कहानी भी होगी। अब छोटा डी, छोटे डी की वैल्यू क्या होती है, छोटे डी की वैल्यू पहले इन्फॉर्मेशन कितनी है 1.7, दिस इज 1.7 माइनस में 1.35 और प्लस 1 माइनस में 1.35 डिवाइड बाय में 2 आ जाएगा। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। 1.7 माइनस 1.35 0.25, ये तो आ जाएगा 0.35 0.35 टोटल। जीरो कैसे आएगा, माइनस 0.35 दोनों का हाँ 0.35 आ रही है, डिवाइड कर लिया 2 से। जीरो कैसे आ रहा है, 1.7 minus 1.35 0.35 ये 1 minus 1.35 minus का 0.35। अरे एक ऐसा करो, नहीं मैं एक और बात बताना भूल गया, ये मोड में लिए हुए हैं सारी वैल्यू, वहाँ पे भी माइनस को प्लस प्लस लेके चलना है अपने। ये वैल्यू कितनी आएगी 1.7 माइनस में 1.35 कितना आएगा, हाँ प्लस आ जाएगा ये, हाँ उसकी भी चेंज आएगी, हाँ वो चेंज कर लेना, वो मोड में आएगी सारी वैल्यू। तो कह रहा था कैलकुलेशन में देख लेंगे, ये मोड में आएगी। फॉर्मूले में है, हाँ फॉर्मूले मोड है ना, फॉर्मूले मोड है। फॉर्मूले में आपने अरे सब में मोड लगाया है भाई, ये क्या ये लगा रखा है ना, ये देखो ये सारे मोड लगा रखे हैं, ठीक है। हाँ नहीं मोड है ये सारे, हाँ 0.35 प्लस में 0.35 डिवाइड बाय 2, ये 0.35 भी आ जाएगी। चलो ये वैल्यू आ गई, ठीक है।
वैल्यू बताओ कितनी आ गई। सो 1 माइनस में अगले पेज पे कर दूँ, 1 माइनस में 0.35 डिवाइड बाय 1.35 गुना में 100, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। हाँ अरे क्या कर रहे हो भाई, एलसीएम नहीं लिया क्या है। 75% के आसपास आएगी। अरे 1.35 माइनस 0.35 तब करोगे ना। अब कर लो, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। 1 डिवाइड बाय में 1.35 गुना में 100, 74 पॉइंट कुछ आएगी। कितनी आ रही है, ये आनी चाहिए 74.07%। ठीक है 74.07% आ जाएगी। ये सवाल खत्म हो गया आपका। ओके हाँ तो आसपास ही आएगी, इसमें तो कैल्सी नहीं है ना आपके पास। ठीक है चलो नेक्स्ट टॉपिक करना है, लिखा नहीं क्या। लिखो ऑर्डर से लिखो। सर इसमें पूछने है, आगे का हाँ पूछो। ये 0.6 जो है हाँ कैसे आया ये? अच्छा सवाल पढ़ो। सवाल में मैंने आपको ये बोला है, क्वेश्चन में बोला है भाई 40% तो पहले अवेलेबल था। ठीक है 40% पहले अवेलेबल था, आपने और कितना पानी मिलाया, 60% पानी मिलाया था। अब टोटल वाटर की पता लग गया आपको 20.4 के हिसाब से आएगी। टोटल पानी का पता लग गया कितना पानी डलना है, कहाँ गया ये वाली वैल्यू। टोटल मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, 34 सेंटीमीटर है। 34 सेंटीमीटर का अपन ने 60% ही और मिलाया, अपनी तरफ से 60% रिक्वायर हुआ ना। 40% तो पहले अवेलेबल था, उसको थोड़ी और डालेंगे आप। 60% हो रहा है तो 0.6 से और गुना कर दिया, तो वैल्यू आ गई 20.4। अल्टीमेटली 20.4 के हिसाब से जितना पानी आएगा उतना ऐड कर देंगे हम। तो एडिशनल वाटर है वो वाला RRZ। ठीक है क्या और आगे करूँ, लो जी बैक कर दिया, पॉज कर लो, फटाफट से कर लो, लिख लो, सादा लिख लिया करो, कोई इशू नहीं, घर जाके लिखा नहीं जाता। चलो नेक्स्ट टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन एंड या और लिख लो, और कंजप्टिव यूज। और कंजप्टिव यूज, इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज। चलो पहले मीनिंग समझा दूं हल्का सा, क्या है इसकी, क्या डेफिनेशन है। इवेपो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या है इसका, दो टाइप में बढ़ रहा है। इवेपो मतलब इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू ट्रांसपायर्ड करना, ट्रांसपायर्ड मतलब प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए पानी रूट से ट्रांसपायर्ड करता है। अब वो कहाँ से निकलता है, लीव्स के थ्रू निकलता है और वो इवेपोरेट हो जाता है। समझ रहे हो बात, पानी को अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करना, जितना यूज़ होगा बाहर, बाकी उसके बाद क्या हो जाएगा, लीव्स के थ्रू क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है सारा। ऐसे ही कंजप्टिव यूज भी यही है। अब पानी इसमें यूज तो करता है, प्लस में कुछ जो छोटी मोटी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उसमें जो पानी होता है उसको कंजप्टिव यूज कहते हैं। अब जैसे हमने बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड पढ़ा था, अभी हमें पता था क्रॉप पीरियड क्या होता है, बड़ा होता है किसी बेस पीरियड से, बट हम सेम लेके चलते हैं। वैसे ही इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज हम हमेशा क्या लेके चलेंगे, सेम लेके चलेंगे। तो इवेपोट्रांसपिरेशन कंजप्टिव यूज दोनों क्या है, सेम है, बट इसमें डिफरेंस भी लिखवा दूंगा। वैसे जनरली पूछा जाए तो कंजप्टिव यूज क्या होता है, बड़ा होता है। समझ गए बात। चलो लिखो इसके बारे में, लिख लो फटाफट से। कंजप्टिव यूज may be defined as consumptive use may be defined as amount of water used in evapotranspiration from an area, evapotranspiration from an area
अंडर वेजिटेशन, अंडर vegetation plus under vegetation plus the water used by the plant, water used by the plants plus water used by the plant in their metabolic process, in their metabolic process, in their metabolic process for building up of new tissues, for building up of new tissues. ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के इसमें लिख लो, ये ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। न्यू टिश्यूज, सिंस नेक्स्ट पॉइंट, since the water requirement by the plant for metabolic activities since the water requirement by the plant for metabolic activities is very less, it is neglected, and consumptive use is taken equal to evapotranspiration. Evapotranspiration कहाँ लिख लो, this is noted by ET, ये लिख लो ET, हो गया। नेक्स्ट, अब इवेपोट्रांसपिरेशन को भी लिख लो, लिख लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, इवेपोट्रांसपिरेशन is the total amount of water used, by the plant in transpiration of plant, and evaporation from adjacent soil or evaporation from adjacent soil or any other water body, in case plants grows in water, in case of plant grows in ponds, हो गया। नेक्स्ट, इज द वैल्यू ऑफ ET। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिनोमिनेशन पहले बता देता हूँ। जो इवेपोट्रांसपिरेशन है, इवेपोट्रांसपिरेशन को ET लिखूंगा, इक्वल टू ET और CU दोनों लिख सकते हो, तो अब दोनों ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। डिनोमिनेशन अलग से बता दिया,
नेक्स्ट, the value of ET or CU is different for different crops. अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग हैं, different crops. Or it may be different for same crop, or it may be different for same crop, may be different for same crops at different time and place, at different time and place, different time and place. हो गया, तो ये सारी कहानी होगी इतनी. अब रह गया ट्रांसपीरेशन. इसकी भी डेफिनेशन लिख ही लो, लिख लिया इतना. यहाँ पे लिख लो इवेपोर ट्रांसपीरेशन, ये मार्क कर लेना. नेक्स्ट अब लिख लो ट्रांसपीरेशन, इसकी भी बता देता हूँ. ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, अलग से ट्रांसपीरेशन लिख लो. ट्रांसपीरेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस. ट्रांसपीरेशन is the process, is defined as the process, is defined as the process in which, is defined as the process in which the water leaves, the water leaves, leaves मतलब छोड़ना, ये छोड़ने वाला leaves है. leaves are living plant, leaves are living plants during photosynthesis. During photosynthesis, plants during photosynthesis through its leaves. अब ये leaves पत्तियां वाला है. अब आप अपने हिंदी में लिख लेना अपने आप, ठीक है क्या? Through leaves, ये पत्तियां हैं. मैं हिंदी में भी लिख दिया, लो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं. पहले वाला लीव्स छोड़ना, ये लीव्स के थ्रू निकलेगा. लीव्स टू एंटर टू द एटमोसफियर फॉर ग्रोथ, टू एंटर टू द एटमोसफियर, टू एंटर टू द एटमोसफियर फॉर इट्स ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ, फॉर इट्स ग्रोथ by the process of photosynthesis. ये भी लिख लो, by the process of photosynthesis. चलो ये कहानी भी होगी. ट्रांसपीरेशन की कहानी बता दी आपको. हो गया. नेक्स्ट, एक मिनट, एक बात और लिख लेता हूँ. ठीक है, हो जाएगा. नेक्स्ट, इसी में एक लाइन और लिखो. सिंस ट्रांसपीरेशन इज डन, सिंस ट्रांसपीरेशन अकर्स ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स, अकर्स ड्यूरिंग daylight hours. Since transpiration occurs during daylight hours, its 75% extent, 75%, its 75% extent is observed. 75 को 95 लिखो. Its 95% extent is observed during photosynthesis. During photosynthesis. Okay. Next, on the other hand, evaporation is continuous. Evaporation is continuous through day and night. चलो इतनी कहानी पहले समझ लेते हैं, काफ़ी देर होगी, उसके बाद करते हैं बाकी.
थ्योरी है ये सारी की सारी। चलो समझो कहाँ से, यहाँ से बताना है। अब यहाँ पे जो टर्म्स हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज, दो टर्म हैं। अब इवेपो ट्रांसपिरेशन को अलग अलग बताया सारी चीज़ को। सबसे पहले मैंने कहा कंजप्टिव यूज है क्या। कंजप्टिव यूज में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन दी, अब अमाउंट ऑफ पानी, जो पानी का यूज किया किसमें, इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन प्लस में ट्रांसपिरेशन, इस दोनों की अलग अलग बताइए। फ्रॉम एन एरिया अंडर द वेजिटेशन पर्पस, वेजिटेशन अंडर द वेजिटेशन मतलब जो खाने में करते हैं, जैसे उसके जो फूड है उसका अंडर द वेजिटेशन प्लस द वाटर यूज बाय द प्लांट इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है वो नई अपने जो नए टिश्यूज, जैसे प्लांट बड़ा हो रहा है उसको बड़ा होने के लिए जो एक्टिविटीज चाहिए, जो थोड़ा पानी चाहिए होता है वो भी आ गया इसमें। तो अल्टीमेटली एक तो फूड के पर्पज से और जो प्लांट ने अपने टिश्यूज डेवलप करने हैं उन दोनों पर्पज के लिए जो पानी यूज हुआ उसको क्या बोलते हैं, कंजप्टिव यूज। ओके, अब कहता है यार कंजप्टिव यूज इवेपो ट्रांसपिरेशन प्लस में ये जो वेजिटेशन है उसको बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। कहता है इवेपो ट्रांसपिरेशन प्लस में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी टोटल कंजप्टिव यूज में। अब कहता जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो पानी यूज होता है वो बहुत कम यूज होता है, तो हमने क्या किया, कंजप्टिव यूज को और इवेपो ट्रांसपिरेशन को इक्वल कर दिया। पहली लाइन समझ आ गई। नेक्स्ट लाइन, सिंस वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज वेरी लेस, इट इज नेग्लेक्टेड एंड कंजप्टिव यूज इज टेकन इक्वल टू द इवेपो ट्रांसपिरेशन। इतनी कहानी समझ आ गई? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट बताया इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है, एक टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड टू द प्लांट इन ट्रांसपिरेशन ऑफ द प्लांट्स एंड इवेपोरेशन फ्रॉम द एडजेसेंट सोइल और एनी अदर वाटर बॉडी। इसने बोला इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है, वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है जो प्लांट ने यूज किया, किसके लिए, फॉर ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स के लिए। और उसका बताया इवेपोरेशन फ्रॉम द, जो इवेपोरेशन होता है वो कहाँ से होता है, जो साइड में सोइल्स हैं उसके थ्रू जो इवेपोरेशन होता है। तो इसने जनरल बता दिया इवेपोरेशन फ्रॉम द एडजेसेंट सोइल और एनी वाटर बॉडी, या किसी वाटर बॉडी के अंदर। इवेपोरेशन एक जनरल, ये इवेपोरेशन की कहानी बताई है, दिस इज इवेपोरेशन, ये अलग से कहानी बता दी इवेपोरेशन क्या है। जैसे एग्जांपल पॉन्ड देखा है आपने, कुआं होता है, साइड में पौधे उग जाते हैं, समझ रहे बात, ये एग्जांपल बताया इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन की वजह से भी क्या होता है, प्लांट ग्रो कर जाते हैं। तो अल्टीमेटली इवेपोरेशन इवेपो ट्रांसपिरेशन का भी यूज है बड़ा। तो एग्जांपल दीजिए पॉन्ड्स के अंदर जैसे है। तो नेक्स्ट बताया इवेपो ट्रांसपिरेशन, ईटी बोलूंगा उसको सीयू बोल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ईटी और सीयू इज डिफरेंट, और अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग वैल्यू होगी इसके लिए, इसकी, और सेम क्रॉप के लिए भी अलग अलग वैल्यू हो सकती है इसकी, ईटी और सीयू की। उस पर क्या होगा, प्रोवाइडेड क्या रहेगा इसमें, जो डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे अलग चेक करोगे तो भाई क्रॉप की वैल्यू अलग अलग, डिफरेंट क्रॉप की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होगी, सेम क्रॉप के लिए भी डिफरेंट वैल्यू होगी अलग अलग टाइम पे जब आप चेक करोगे। जैसे मान लो भाई यहाँ पे अपने क्रॉप वैल्यू अलग है, अगर गुजरात में जाकर चेक करी तो वहाँ पे अलग होगी, तो प्लेस अलग हो जाएगा, तो अलग अलग वैल्यू निकलेगी। नेक्स्ट बताया ट्रांसपिरेशन क्या है। अब ट्रांसपिरेशन भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर क्या करता है, वाटर लीव्स मतलब छोड़ता है, वाटर छूटता है, वाटर लीव्स आ लिविंग प्लांट के थ्रू छूटता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस थ्रू लीव्स। किसके थ्रू पानी निकलेगा, जो पत्तियां होती है, पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा पड़ा है ना, वो होल्स होते हैं, उसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उससे पानी बाहर निकलता है। तो वो सब प्रोसेस कौन सा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, टू एंटर द एटमॉस्फेयर फॉर इट्स ग्रोथ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंस ट्रांसपिरेशन अकर, अब जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है वो डे लाइट आवर्स में चलता है। डे लाइट मतलब सनशाइन आवर्स में। अब सनशाइन आवर्स कितना होते हैं, मतलब मान लो 10 घंटे के डेली सनशाइन रहती है, बाकी टाइम नहीं रहते, तो सनशाइन आवर्स में रहता है। तो सिंस ट्रांसपिरेशन अकर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, कितने 95% एक्सटेंट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब उसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही होती है तब 95% एक्सटेंट होता है। ऑन द अदर हैंड इवेपोरेशन क्या होती है, वो सारी रात चलती है, सारे दिन रात चलती है। तो अल्टीमेटली ये डेफिनेशन बता दिया आपको, डिफरेंस भी ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में भी डिफरेंस बता दिया यहाँ पे, समझ आइए आपको। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। Next point, different plants will have different amount of water. Different plants will have different amount of water, hence their water consuming property, hence their water consuming property will be different, thereby will be different
thereby in order to standard in order to standardize the term reported as transpiration ratio transpiration ratio ये एक टर्म बता दी TR ट्रांसपिरेशन रेशियो ओके नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसपिरेशन रेशियो is defined as the ratio of mass of water transpired by plant to the ratio of mass of water transpired by plant to the mass of dry matter produced after its full growth हो गया। टीआर के वो लिख लो फॉर्मूला। टीआर का जो फॉर्मूला है टोटल मास ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय प्लांट, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय प्लांट्स टू दी total amount of water transpired by the plants to the mass of dry matter produced, mass of dry matter produced. Next TR for wheat के लिए TR कितना है 300 से 600, 300 से 600, इसकी वैल्यू कितनी आई, दिस इज 450। एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं इसकी, अभी समझाते हैं मुझे पता था। फॉर राइस 600 से 800, फॉर राइस 600 से 800, इसकी एवरेज लेके चलते हैं 700। एवरेज वैल्यू कितनी है इसकी 700, एवरेज वैल्यू है, दिस इज दी एवरेज वैल्यू, ये लेके चलते हैं हम लोग, दिस इज दी एवरेज वैल्यू। इसकी 700 है, इसकी 450 है। हो गया, अब मतलब समझो इसका, हो गया समझो इसका। अब मैंने कहानी कहाँ से बताई, कहानी बताई मैंने, कहाँ तक हो गई थी, ये भी हो गया था यहाँ से। कहता अब क्या हुआ, अब हर प्लांट का अलग अलग अमाउंट में पानी यूज़ करता है, समझ रहे हो। अब इतने सारे प्लांट्स हैं, इतनी सारी क्रॉप्स हैं, हर क्रॉप क्या कर रही है, अलग अलग पानी यूज़ कर रही है। तो कहता है इन क्रॉप्स को डिफाइन करने के लिए मैंने एक पैरामीटर बना दिया। अब उस पैरामीटर को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन रेशियो बोलते हैं। अब ट्रांसपिरेशन को डिफाइन किया। ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या है, कहता कितने, ये रेशियो है किसका, मास ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय, कितना अमाउंट में पानी क्या कर दिया, ट्रांसपायर्ड हो गया टू दी मास ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस। अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हो, अगर पर यूनिट है ना ये, दिस इज पर यूनिट मास। 1 ग्राम वीट के लिए 450 ग्राम क्या चाहिए अपने को, पानी चाहिए। ये ग्राम में लिए दोनों रेशियो है ना ये। तो कहता अल्टीमेटली वीट के लिए 300 से 600, कहता 1 ग्राम वीट प्रोड्यूस करने के लिए 450 ग्राम क्या चाहिए अपने को, पानी चाहिए। इसका मतलब ये है। तो अल्टीमेटली ट्रांसपिरेशन रेशियो को डिफाइन कर दिया भाई, वीट के लिए 1 ग्राम वीट प्रोड्यूस कर रही है तो आपको 450 ग्राम क्या पानी ट्रांसपायर्ड होगा, कहाँ से, नीचे से लेके ऊपर तक पानी ट्रांसपायर्ड होता रहता है। समझ रहे हो ना बात, अल्टीमेटली कंटिन्यू चलता रहता है। इसके लिए समझो, राइस का मतलब ये हो गया, 1 ग्राम राइस अगर प्रोड्यूस करने हैं आपको तो कितना रहेगा,
700 ग्राम पानी ट्रांसपायर्ड होगा। ट्रांसपायर्ड मतलब उसकी ग्रोथ के लिए ट्रांसफर चलता रहेगा, समझ रहे हो? तो ये सारी कहानी होती है इसके ऊपर। आगे समझ रहे? चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब कहता है ट्रांसपिरेशन को कहता है मेजर कैसे करते हैं, नोट डालो। अभी सवाल आएगा यहाँ से, स्टार लगा देना, नोट डालो। ट्रांसपिरेशन इन लैब, ट्रांसपिरेशन इन लैब is generally, transpiration in lab is generally measured using the अब मैं दिखा भी दूंगा आपको फोटो इसकी, कलर चेंज करते हैं इसका, यूजिंग फाइटोमीटर, दिस इज फाइटोमीटर, ठीक है, फाइटोमीटर। नेक्स्ट, this is the most widely used method. This is the most widely used. This is the most widely used method. This is the most widely used method, which consists of closed and watertight tank containing sufficient soil to nourish the plant, sufficient soil to nourish the plants। हो गया? चलो नेक्स्ट, इसमें कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है इसका? इन दिस प्रोसेस water is applied artificially, in this process water is applied artificially over the growth period of plant, over the growth period of plants, and transpiration is measured as follows, ट्रांसपिरेशन कैसे निकालते हैं? T इक्वल टू m1 प्लस m2 माइनस में m3। अब क्या क्या है ये भी लिख लो। m1 दो ही टर्म ले लेते हैं, चलो इसको m2 कर लो, इसको m कर लो, हो जाएगा इससे। दिस इज m2 माइनस m माइनस में m3, ये ले लो, ठीक है। अब m1 क्या है? सबसे पहले t क्या है? t इज द ट्रांसपिरेशन, लिख लिया क्या? t इज द ट्रांसपिरेशन। m1 क्या है? इनिशियल मास ऑफ इंस्ट्रूमेंट, initial mass of instrument। m क्या है? total mass of water added, during growth। m3 लिखवाया क्या? m2 है ना? m2 लिखवाया ना? अरे 3 कर दिया क्या? अरे 2 लिखो यार, ये m2 तो है ही नहीं, 2 लिखो ना, फिर 2 लिख लो, क्योंकि 3 तो काट ही दिया ना मैंने। m2 कर लो उसको। m2 इज फाइनल मास ऑफ इंस्ट्रूमेंट, m2 इज फाइनल मास ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये लिख लो। हो गया? देखो क्या बताया,
जनरल है। अब रिजल्ट भी लिखवा ही देता हूँ, पहले रिजल्ट लिख लो पहले, रिजल्ट। अब रिजल्ट भी लिख लो इसका, लिखो रिजल्ट। रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस मेथड from this method, the result obtained from this method does not match with actual result, match with actual result, does not match with actual result as exact field condition, as exact field condition cannot be simulated, moreover screen shelters are observed, screen shelters are observed to give 10% lower result, to observe 10% lower result। अभी आपको दिखा भी देता हूँ फोटो कैसे काम करता है ये। चलो देख लिया, इतना समझो इसको। आज मुझे लगता है 4 तो यहीं बच जाएगी आज तो। हो गया? चलो समझो इसको मैंने क्या बताया। समझो मैंने बताया जो ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं लैब के अंदर, किससे मेजर करते हैं? फाइटोमीटर से। कहता है फाइटोमीटर क्या है? ये मोस्ट वाइडली यूज मेथड है विच इज कंसिस्ट ऑफ द क्लोज एंड वाटर टाइट टैंक। इसमें क्या होता है, एक टैंक बनाते हैं, टैंक शीशा लगा होता है उसके चारों तरफ, उसके ऊपर से पानी ट्रांसफर करते रहते हैं, कितना पानी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है वाटर टाइट टैंक कंटेनिंग द सफिशिएंट सोइल टू नोरिश द, उसमें कंटेनिंग सोइल डालते हैं जो नोरिश करती रहती है पानी ट्रांसफर करके। व्हेन द प्रोसेस इन दिस प्रोसेस वाटर इज अप्लाइड आर्टिफिशियली और द ग्रोथ पीरियड ऑफ प्लांट्स एंड ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड एज फॉलोज। अब ट्रांसपिरेशन को मेजर कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पानी डाल रहे हो उसको, उस पर टी तो ट्रांसपिरेशन हो गया, m1 क्या हो गया? इनिशियल मास ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब जितना उसने पानी डाला ग्रोथ के लिए, फुल ग्रोथ के लिए, उसको m मान लिया, माइनस में कितना? फाइनल मास ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जितना मास ऑफ फाइनल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा तो उससे क्या पता लग जाएगा? देखो क्या पता लगेगा, m1 इनिशियल मास ऑफ इंस्ट्रूमेंट था, अब कितना पानी मिला दिया, माइनस में क्या आ जाएगा? टोटल ट्रांसपिरेशन आ जाएगा, अब कितना पानी उसने ग्रोथ के लिए यूज़ किया। रिजल्ट क्या आ जाएगा? कहते हैं जो इससे रिजल्ट आते हैं वो एग्जैक्ट एक्चुअल कंडीशन से मैच नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके चारों तरफ शीशे लगे होते हैं। अब जो शीशे लगे होते हैं तो सनलाइट के 10% रिजल्ट तो ये क्या करेगा? कम रिजल्ट देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इसके जो रिजल्ट हैं वो एक्चुअल नहीं है। तो ये सारी कहानी आई समझ। चलो नेक्स्ट अब आपको लिखवाना है तो एक्चुअल में कैसे करते हैं, नोट डाल के पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा देना इसको भी, नोट है, नोट है, एक और नोट डालो। when sufficient moisture available to completely meet the needs of plants, needs of plant for evaporation and transpiration, evaporation and transpiration is termed as potential evapotranspiration, potential evapotranspiration. This is PET,
PET. However, the actual amount of water used, however, the actual amount of water used, however, the actual amount of water used for this purpose, for this purpose is termed as, for this purpose is termed as, इसको कहते हैं actual evapotranspiration, actual इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल evapotranspiration मतलब AET. इसे सवाल पूछता है, जेई का फेवरेट क्वेश्चन है ये. AET हो गया. इसने क्या बताया, देखो समझो इसको. इसने बोला व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर अवेलेबल टू कंप्लीटली मीट द नीड ऑफ प्लांट्स फॉर इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन सिस्टम डैश. सफिशिएंट मतलब ऐसा बोल सकते हो कितने अमाउंट में पानी यूज हो सकता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियो इवेपोट्रांसपिरेशन मैक्सिमम. उसके बाद हाउएवर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ, अब कितना पानी उसने यूज किया उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन. समझ गए बात. इवेपोट्रांसपिरेशन बता दिया आपको. पानी जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो पानी चाहिए होता है उसको इवेपोट्रांसपिरेशन बोलते हैं. जितना अमाउंट में मैक्सिमम यूज हो सकता है उसको पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन. जितना एक्चुअल में यूज हो उसको बोलते हैं एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन. समझ आ गई. याद रखना. नीचे एक और पॉइंट लिख लो, PET depends upon climatic factor. PET depends upon climatic factor, whereas AET depends upon type of crop and type of soil. And type of soil. लो जी, ये सारी कहानी हो गया. अब ये सारी कहानी किसकी थी, ये सारी कहानी थी किसकी, लैब के अंदर, सारा मेजर्ड इन लैब. अब AET जो अब तक जो बात करी है मैंने सारी लैब में मेजर की है अभी तक, मेजर्ड इन लैब. अब सारा कुछ लैब में मेजर किया है. अब कहता है यार अब पोटेंशियोमीटर जो फाइटोमीटर यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, लैब में यूज़ करते हैं. कहता फिर एक्चुअल कैसे करेंगे, फील्ड में कैसे करेंगे. अब फील्ड की कहानी देखते हैं. नेक्स्ट AET मतलब एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन. AET इन फील्ड कैन बी मेजर्ड बाय, in field can be measured, AET in field can be measured by using the device lysimeter, LYSI मीटर. उसके लिए फाइटोमीटर, इसके लिए लाइसिमीटर. ठीक है क्या, फील्ड के लिए ये आप ध्यान रख लोगे. हो गया. अब ये फील्ड में लगाते हैं. हम कैसे लगाते हैं, एक फोटो दिखाता हूँ भी आपको. ठीक है. अल्टीमेटली कैसे होता है, एग्जांपल देख लो इसका, एग्जांपल समझ आ जाएगा. फॉर एग्जांपल फील्ड में आपने एक्सपेरिमेंट लगाया और सोन कर दिया उसको, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन करा दी उसमें. अब ट्रांसपिरेशन कराई, अपन ने पहले चेक किया फील्ड के अंदर जो वाटर कंटेंट अवेलेबल था 20% अवेलेबल था, और 20% अवेलेबल था उसके कोरस्पॉन्डिंग 50 किलो पानी जो है ट्रांसफर हो रहा था. तो अब क्या किया, इसमें अल्टीमेटली करना क्या होता है, लाइसिमीटर के अंदर आपको वाटर कंटेंट को कांस्टेंट करना होता है. वाटर कंटेंट कांस्टेंट करना होता है. जैसे मान लो 20% था, अब क्या हुआ, धूप लगेगा तो पानी लॉस होगा. कितना परसेंट हो गया, 15% हो गया. मतलब इसमें क्या हो गया, 5% क्या होगा इसका. अब ये 45 किलो हो गया. अब 45 किलो का अगेन दोबारा क्या करोगे, 5 किलो पानी और मिला दोगे इसमें. अगेन 5 किलो पानी और मिला दोगे, फिर दोबारा देखेंगे. तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, कांस्टेंट करते जाते हैं पानी को. तब उसमें पता लग जाता है कितना पानी इसमें यूज हो रहा है.
तो ये कांस्टेंट करते हैं। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी, ये तो मैंने फील्ड की वैसी बात बता दी भी होता क्या है कि इमेज बनाने के लिए आपको ये बात याद रखनी है कौन सा होता है, लाइसोमेट्री होता है। आगे समझ में? तो ये सारी कहानी आ गई आपकी। चलो अब ये थ्योरी खत्म होगी इसकी आपकी। 2 मिनट पॉज कर दो। कितना टाइम हो गया देखो।